के महीने में पसीने छुड़ाने वाली गर्मी होती है। लेकिन इस साल जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, कुछ मेहरबानी ज्यादा हो गई है। मई में फिलहाल जाती हुई सर्दियों वाला मौसम बना हुआ है। पहाड़ों पे बर्फबारी हो रही है और मैदानी इलाकों में बारिश और ओले गिर रहे हैं। आपके सामने 6 शहरों की तस्वीरें हैं। दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश के सीहोर तक मौसम का ये बदला हुआ रुख लोगों को रास आ रहा है। दिल्ली में जहां आसमान में बादल छाए हैं और रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है, वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ में बारिश और बर्फबारी की वजह से 4 धाम यात्रा को भी एहतियातन रोकना पड़ा। मध्य प्रदेश के सीहोर में बारिश के साथ आसमान से ऐसे ओले गिरे कि जैसे पत्थर बरस रहे हों। मई के महीने में इस तरह का मौसम शायद ही कभी देखा गया हो। और गुड न्यूज ये है कि अगले लगभग 5 दिन तक मौसम की ये मेहरबानी इस तरह जारी रहेगी। यानी अगले 5 दिन तक आपको मई में गर्मी की नरमी देखने को मिलेगी। दिल्ली एनसीआर में मौसम का ये बदला मिजाज साफ जाहिर कर रहा है कि इस बार मई की शुरुआत वैसी नहीं रहने वाली है जैसी हर साल रहती है। अप्रैल का महीना जाते जाते राजधानी और आसपास के इलाकों को भिगो गया और लोगों को गर्मी से खासी राहत मिली। रविवार की शाम दिल्ली और एनसीआर के कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश ने माहौल की रंगत बदल कर रख दी। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली समेत उत्तर और पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में अभी गर्मी की तपिश से बचाव रहेगा, क्योंकि पश्चिमोत्तर भारत पर अभी भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बना हुआ है। इसके चलते अगले 5 दिनों तक आंधी बारिश और बर्फबारी का अनुमान है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में आज और कल तेज हवाएं चल सकती हैं, बारिश हो सकती है और ओले पड़ सकते हैं। राजस्थान में भी 3 और 4 मई तक बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। धूल भरी आंधियां भी चल सकती हैं। हिमाचल और उत्तर प्रदेश में भी कल तक बारिश और ओले पड़ने के आसार हैं। उधर उत्तराखंड में हरिद्वार समेत कई इलाकों में कल बारिश की झड़ी लग गई। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बागेश्वर में बारिश और ओले पड़ने से तापमान लुढ़क गया। वहीं राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी में इजाफा हुआ है। 4 धाम और आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम के जानकारों के मुताबिक उत्तराखंड में आने वाले दिनों में मौसम का ऐसा ही रुख बना रहेगा। लिहाजा 4 धाम के तीर्थयात्रियों समेत स्थानीय लोगों को भी सावधान रहने को कहा गया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड में अगले 5 दिनों तक बारिश हो सकती है और ओले पड़ सकते हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और उधम सिंह नगर में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं का अलर्ट है। पहाड़ी इलाकों में आकाशीय बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम का मिजाज मध्य भारत में भी बदला हुआ है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रविवार शाम बारिश की ऐसी झड़ी लगी कि शहर पानी पानी हो गया। वहीं मध्य प्रदेश के सीहोर में तेज आंधी के साथ बारिश तो हुई ही, जमकर ओले भी पड़े और सड़कों पर सफेद बर्फ की चादर जैसी बिछ गई। सड़कों पर ओले पड़ने से नजारा कश्मीर और कुल्लू मनाली जैसा हो गया। मौसम विभाग के अनुसार इलाके में अब तेज बारिश और ओले से राहत मिलेगी। हालांकि हल्की बारिश और मध्य घने बादलों का दौर 5 मई तक जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ और विदर्भ में अभी भारी बारिश के आसार हैं। पश्चिमी भारत में गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। वहीं पूर्वोत्तर में भी 4 से 5 दिन तक जोरदार बारिश के आसार हैं। कुल मिलाकर गर्मी में तपाने वाली मई महीने की शुरुआत तो बारिश के चलते सुहावनी हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में मौसम कितना मेहरबान रहता है। सीहोर से नावेद जाफरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मई का पहला दिन है और इस दिन का मौसम ने अपने खुशनुमा अंदाज में स्वागत किया है। तो कैसी रहने वाली है मौसम की आगे की कहानी, चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए यहां पर समझाने की कोशिश करते हैं। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में मई की खुशनुमा शुरुआत हो रही है। राजधानी में कल अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री रहा। जबकि आज अगर हम दिल्ली के तापमान की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर हम कल की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है।
3 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री रहने का अनुमान है, जबकि 4 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। और 5 मई की अगर हम बात करें तो 5 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। 6 मई की यहाँ पे बात करते हैं। 6 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का अनुमान है। यानी कुल मिलाकर अभी कम से कम एक हफ्ते तक तो दिल्ली वालों को 40 डिग्री के जो टॉर्चर होता है उससे जरूर छुटकारा मिले रहेगा। और उत्तराखंड में भी बारिश और बर्फबारी ही हो रही है। जोरदार बर्फबारी और चट्टानें खिसकने के चलते उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में बाधा आ रही है, लेकिन तीर्थयात्रियों के उत्साह में कोई कमी नहीं। वहीं प्रशासन भी लगातार प्रयासों में जुटा है कि श्रद्धालुओं को 4 धाम पहुंचने में सहूलियत हो और वो आसानी से दर्शन पूजन कर पाए। मस्ती में झूमते नाचते गाते ये तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए निकले हैं। रास्ते में बाधा आई, सफर कुछ वक्त के लिए थम गया, पर इनका उत्साह बरकरार है। ये तस्वीरें चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की है। चट्टान गिरने के कारण रास्ता बंद हो गया तो यहाँ 6 से 7 किलोमीटर तक लंबा जाम लग गया, परंतु चारों धाम करने निकले तीर्थयात्रियों का हौसला डिगा नहीं। मौसम की मार इन्हें लाचार नहीं कर पा रही। राधा कृष्ण और भगवान नारायण के भजन कीर्तन में मग्न श्रद्धालुओं का ये जत्था भगवान के दर्शन के लिए निकला है तो अपने कदम वापस लेने को तैयार भी नहीं है। 25 अप्रैल को 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग रविवार को एक बार फिर से भारी भूस्खलन के चलते बंद हो गया। जोशीमठ और गोविंद घाट के बीच पहाड़ी का हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। इसके चलते आवाजाही पूरी तरह से थम गई। 27 अप्रैल को ही बद्रीनाथ धाम के कपाट आम श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और ऐसे में 3 दिन बाद ही रास्ता बंद होने पर लोगों की मुश्किलें तो बढ़ गईं, लेकिन उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई दी। जगह जगह महिलाओं के जत्थे भजन कीर्तन में मग्न रास्ता खुलने का इंतजार करते नजर आए। पहाड़ों में हो रही बर्फबारी के चलते दिक्कतें तो बाबा केदार के दर्शन के लिए निकले तीर्थयात्रियों को भी हो रही है, लेकिन बाबा ने बुलाया है तो फिक्र किस बात की। पैदल ही नहीं, घोड़े खच्चर से लेकर हेलीकॉप्टर तक के सहारे लोग केदारनाथ धाम पहुंचकर हर हाल में बाबा के दर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं को सहूलियत से दर्शन हो सके, इसके लिए हर संभव उपाय किए गए हैं। केदारनाथ में जो है पुलिस प्रशासन पहले से ही मौजूद है। वहां पे यात्रियों को दर्शन के लिए लाइन व्यवस्था जो है वो की जा रही है। इसमें सभी यात्रियों को लाइन से ही दर्शन करवाए जा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरह से और स्मूथली जो है दर्शन हो रहे हैं। मई महीना शुरू हो चुका है, लेकिन केदारनाथ धाम में बर्फबारी का दौर थम नहीं रहा। मौसम को देखते हुए पुलिस, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ के जवान लगातार तैनात हैं और यात्रियों की सुरक्षा में लगे हैं। मंदिर के मुख्य दरवाजे पर भी पुलिस के जवान ड्यूटी में तैनात हैं और यात्रियों को दर्शन करवा रहे हैं। बद्रीनाथ हाईवे से कमल नयन सिलोड़ी के साथ प्रवीण सेमवाल, केदारनाथ, गुड न्यूज टुडे। अब आपको दिखाते हैं केरल के त्रिशूर के पूरम फेस्टिवल की तस्वीरें। इस उत्सव की तस्वीरें ऐसी हैं जिन्हें आप आसानी से भूल नहीं पाएंगे। हाथियों की शानदार परेड, भव्य लाइटिंग और आतिशबाजी और उन सब पर दर्शकों का जबरदस्त उत्साह, ऐसा नजारा कभी कभी ही देखने को मिलता है। भारत में त्योहार कितने भव्य होते हैं। संस्कृति और परंपरा की छटा कितनी शानदार होती है, ये नजारा यही बयां कर रहा है। तस्वीरें दक्षिण भारत के मशहूर त्योहार पूरम की हैं। केरल का सबसे बड़ा उत्सव त्रिशूर पूरम हर साल त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर में धूमधाम और पूरे उत्साह के साथ मनाया जाता है।
इसमें भव्य जुलूस निकाला जाता है। जुलूस में हाथियों, शानदार छतरियों और ताल संगीत का प्रदर्शन किया जाता है, जो केरल की संस्कृति को दर्शाता है। हाथियों की पीठ पर रंगारंग छतरियों का प्रदर्शन त्योहार का मुख्य आकर्षण होता है। इसके लिए विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। प्रतियोगिता जीतने के लिए अलग अलग मंदिर के लोग अपने अपने हाथियों को मोरपंख, छतरियों और आभूषण से सजाते हैं। रात में इनकी लाइटिंग देखते ही बनती है। त्रिशूर और इसके आसपास के 10 मंदिरों के देवताओं का जुलूस वडुकुमनाथन मंदिर में इकट्ठा होता है। इस साल त्रिशूर पूरम की धूम कैसी रही, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पूरम के तहत इझुन्नालिप्पू और कुदामट्टम में होने वाला शो बड़े धूमधाम और भव्य तरीके से संपन्न हुआ। इस उत्सव में हिस्सा लेने के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। पूरम महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। काफी दिन पहले से लोगों का जत्था यहां आने लगता है। ये उत्सव 36 घंटे तक चलता है। इस महोत्सव की खास बात यह है कि हाथी इसके आकर्षण का केंद्र बने रहते हैं। इनकी परेड देखने के लिए भारत के अलावा दुनिया भर से पर्यटक यहाँ आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज से नए महीने यानी मई की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि हर महीने की शुरुआत में कुछ बदलाव होते हैं, वैसे ही इस बार भी पहली तारीख से कुछ नियम बदल रहे हैं। रसोई गैस की कीमतों में कटौती हुई है। जीएसटी से लेकर म्यूचुअल फंड से जुड़े नियमों में बदलाव आज से शुरू हो रहे हैं। रसोई गैस की कीमतों में बदलाव हर महीने की पहली तारीख को होते हैं और कंपनियों ने इस महीने भी कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 171 रुपए तक की कटौती की है। पटना, रांची से लेकर चेन्नई तक कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर 171.50 रुपए सस्ते हुए। आज से दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1856.50 रुपए हो गई है। इससे पहले 1 अप्रैल को सरकार ने 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 91 रुपए की कटौती की थी। जी हां, आज पहली तारीख है 1 मई 2023। मई महीने का पहला दिन। तो जैसे हर महीने की शुरुआत में कुछ बदलाव होते हैं, वैसे ही आज से भी कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर आपकी जेब पर पड़ सकता है, आपके कामकाज पर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं आज से कौन कौन से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड में ई वॉलेट से निवेश के लिए केवाईसी आज से अनिवार्य कर दिया गया है। यानी अब निवेशक केवाईसी वाले ई वॉलेट से ही निवेश कर सकते हैं। आज से जीएसटी के नियमों में भी बदलाव हो रहा है। नए नियम के अनुसार अब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को 7 दिनों में ट्रांजैक्शन की रसीद इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना होगा। अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक में है तो जान लीजिए पीएनबी ने एटीएम से ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों में आज से बदलाव करने का ऐलान किया है। पीएनबी के ग्राहकों के खाते में एटीएम से पैसे निकालते वक्त बैलेंस नहीं है तो ट्रांजैक्शन फेल होने पर 10 रुपए के साथ जीएसटी जोड़कर चार्ज ले लेगा। हर महीने की पहली तारीख को एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी के नए दाम जारी होते हैं। तो आज गुड न्यूज ये है कि सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 171 रुपए 50 पैसे घटा दिए हैं। आज महाराष्ट्र दिवस है। महाराष्ट्र सरकार ने आज से वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगों और छात्रों के लिए मेट्रो में सफर पर 25% की छूट का ऐलान किया है। तो ऐसे कई बदलाव आज से होने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को आसान भी बना सकते हैं, क्योंकि आज पहली तारीख है और आज से नया महीना शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6 मई को पूरी दुनिया की नजरें किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक पर होने वाली है। ताजपोशी 1000 साल से ज्यादा समय तक चले आ रहे रीति रिवाजों के मुताबिक होगी। इस मौके पर ब्रिटेन में जश्न भी जोरदार होने वाला है। आपको दिखाते हैं राज्याभिषेक की तैयारियों का नजारा। ये तस्वीरें हैं लंदन के वेस्टमिंस्टर एबे में आयोजित होने वाले किंग चार्ल्स तृतीय के राज्याभिषेक की तैयारियों की। 6 मई को किंग चार्ल्स को क्वीन कैमिला के साथ ताज पहनाया जाएगा। इसके बाद चार्ल्स आधिकारिक रूप से ब्रिटेन के राजा बन जाएंगे। बकिंघम पैलेस में ताजपोशी की तैयारियां जोरों पर हैं। पूरे रीति रिवाज और शाही शानो शौकत के साथ राज्याभिषेक संपन्न हो, इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। राज्याभिषेक के पहले बकिंघम पैलेस ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला की तस्वीरें भी जारी की हैं। ये भव्य परेड और बजती शाही धुन ये बता रही है कि किंग चार्ल्स की ताजपोशी की तैयारियां कितनी जोर शोर से की जा रही हैं। रिहर्सल का दौर जारी है। जवान प्रैक्टिस में जुटे हैं और कदम ताल कर रहे हैं। राज्याभिषेक के दिन इन्हीं जवानों पर पूरी दुनिया की नजर होगी। राज्याभिषेक के लिए एक खास पत्थर स्कॉटलैंड से लाया गया है। इस पत्थर का नाम स्टोन ऑफ स्कोन है। ये पत्थर संप्रभुता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे पत्थर का इस्तेमाल हजारों साल से सम्राट अपने कार्यक्रमों में करते आए हैं। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी की गवाह दुनिया की सैकड़ों जानी मानी हस्तियां बनेंगी। समारोह में 2000 से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की उम्मीद है। मेहमानों के लिए संगीत समारोह का भी आयोजन किया गया। ऐतिहासिक समारोह की चाक चौबंद सुरक्षा के लिए बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती की जा रही है। भीड़ पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए अभी से लंदन में लोग जुटने लगे हैं। राज्याभिषेक के मौके पर ब्रिटेन में जोरदार जश्न मनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो रक्षा सहयोग के मोर्चे में शुभ समाचार ये आ रहा है कि भारत और ब्रिटेन की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास परवान चढ़ रहा है। अजय वॉरियर 2023 नाम का यह अभ्यास इस बार ब्रिटेन में हो रहा है और इस दौरान दोनों सेनाओं को एक दूसरे से तालमेल बढ़ाने के साथ साथ सामरिक रणनीति के अपने अपने अनुभव को भी साझा करने का मौका मिल रहा है। इन योद्धाओं के इरादे फौलादी हैं। इनमें हौसला भरपूर है क्योंकि ये अजय हैं। विमान से उतरकर पीठ पर अपने साजो सामान लेकर दौड़ लगा रहे ये जवान किसी मोर्चे की ओर नहीं बढ़ रहे, बल्कि उस फौजी अभ्यास में अपना दमखम दिखा रहे हैं जो इन दिनों ब्रिटेन के सैलिसबरी प्लेन्स ट्रेनिंग एरिया में चल रही है। ब्रिटेन की फौज के साथ मिलकर हिंदुस्तानी सेना के ये जवान अपने रण कौशल की शानदार नुमाइश कर रहे हैं। भारत और ब्रिटेन की सेनाएं इन दिनों अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है। यह सैन्य अभ्यास 27 अप्रैल को शुरू हुआ और 11 मई तक चलेगा। अजय वॉरियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का यह 7वां संस्करण है। भारत और ब्रिटेन के बीच सैन्य संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत इस बार ब्रिटेन में इस अभ्यास का आयोजन किया गया है। यह सैन्य अभ्यास आमतौर पर 2 साल में एक बार होता है और एक बार ब्रिटेन में तो दूसरी बार भारत में आयोजित होता है। इससे पहले 2021 में उत्तराखंड के चौबटिया में इस फौजी अभ्यास में दोनों देशों की थल सेनाओं ने हिस्सा लिया था, जबकि उसके पहले ब्रिटेन के सैलिसबरी में ही यह अभ्यास किया गया।
वहीं भारत के बीकानेर में रेगिस्तानी रण क्षेत्र में भी इस अभ्यास का आयोजन हो चुका है। अजय वॉरियर अभ्यास का मकसद भारत और ब्रिटेन के बीच रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। साथ ही दोनों सेनाओं के लिए इसका उद्देश्य एक दूसरे से रणनीति और युद्ध के गुर सीखना भी है। यह अभ्यास 2 अलग अलग रूपों में होता है। इसमें बटालियन स्तर पर एक कमांड पोस्ट अभ्यास होता है और कंपनी स्तर पर फील्ड ट्रेनिंग अभ्यास होता है। इस दौरान दोनों सेनाओं के जवान अभ्यास के लिए खास तौर से तैयार किए गए युद्ध के हालात में रण कौशल को परखते हैं, अपनी सामरिक क्षमताओं को प्रदर्शित करते हैं और एक दूसरे के अनुभवों से सीखते हैं और खामियों को सुधारने का प्रयास भी करते हैं। अजय वॉरियर अभ्यास को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि दोनों सेनाओं के जंग के हालात के अलावा एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन को भी अंजाम देने में एक दूसरे के अनुभव का फायदा मिले। अजय वॉरियर अभ्यास में इस बार ब्रिटेन की 2nd रॉयल गोरखा राइफल्स के सैनिक और भारतीय सेना की बिहार रेजिमेंट के जवान भाग ले रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार भारतीय फौजी टुकड़ी इस अभ्यास में स्वदेशी हथियारों और उपकरणों का इस्तेमाल कर रही है। इसके जरिए एक और रक्षा क्षेत्र में विकसित भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमताओं का पता चल रहा है, तो साथ ही साथ ब्रिटेन की सेना के साथ तालमेल और दोस्ती को बढ़ावा देने का यह शानदार मौका है। ब्रिटेन में चल रहे थल सेनाओं के अभ्यास से ठीक पहले भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी के बीच सालाना अभ्यास कोंकण 2023 अरब सागर में हुआ। यह संयुक्त युद्ध अभ्यास कोंकण तट पर 20 से 22 मार्च 2023 तक हुआ था। इनमें गाइडेड मिसाइल और लैंस युद्धपोत INS त्रिशूल और टाइप 23 गाइडेड मिसाइल वाली युद्धपोत HMS लैंकेस्टर ने भी हिस्सा लिया। यह भी बता दें कि हाल के दिनों में एशिया ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक तमाम देशों के साथ भारत के युद्ध अभ्यास बढ़े हैं। चाहे जमीन हो या आसमान हो या समंदर में, ऐसे अभ्यासों की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि न ब्रिटेन बल्कि अमेरिका, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और रूस समेत तमाम देश रक्षा क्षेत्र में भारत की धमक को महसूस करते हैं और सामरिक साझेदारी बढ़ाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात करते हैं तकनीक की। तो तकनीक के इस दौर में जब इंटरनेट जरूरत बन गया है हर किसी की, तब कुछ ऐसे इलाके भी हैं जहां इंटरनेट सेवा पहुंचाना मुमकिन नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब बहुत जल्द ऐसे इलाकों को भी इंटरनेट सेवा से जोड़ा जा सकेगा। लद्दाख में वैज्ञानिक सोनम वांगचुक की पहल से ऐसा ही अनोखी कोशिश की गई है। कहते हैं कि जब हौसला, जुनून और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो तमाम मुश्किलों को भी इंसान पीछे छोड़ देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। तस्वीरें लद्दाख की हैं, जहां देश का पहला और मुमकिन है कि दुनिया का पहला लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा का सफल परीक्षण किया गया। लद्दाख की मुश्किल और बर्फीली पहाड़ियों के बीच जहां इंटरनेट सेवा सिर्फ एक ख्वाब भर ही थी, वो अब हकीकत में तब्दील हो सकता है। ये मुमकिन हो सका है स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल और अहमदाबाद की कंपनी नव वायरलेस टेक्नोलॉजी नाम की कंपनी की मदद से। मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प टेक्नोलॉजी की कहानी बताने जा रहा हूं, जो कि शायद दुनिया में पहली बार हो रहा है और भारत में हो रहा है। भारत की टेक्नोलॉजी है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो ये इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी इलॉन मस्क के स्टारलिंक या अमेज़न के जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, उससे भी कहीं बेहतर हो सकती है। आपने अब तक वाईफाई का नाम सुना होगा, लेकिन ये पहली बार है जब देश में लाइफाई तकनीक की मदद से इंटरनेट की दुनिया में नया इतिहास रचा जा रहा है। आपको बता दें, लाइफाई का मतलब है लाइट फिडेलिटी टेक्नोलॉजी, जो अल्ट्रा फास्ट डेटा यानी कि इंटरनेट स्पीड मुहैया कराता है। खास तौर से ये पहाड़ी इलाकों में जहां पर इंटरनेट टावर लगना आसान नहीं, वहां ये बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। तो ये ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जिस
पहाड़ से हमें समस्या थी, उसी पहाड़ को ये समाधान बनाता है, उसी को दुनिया का सबसे बड़ा टावर बनाता है, जिसके सामने कोई भी टावर वो ना दिखे। वहां दूर हाईवे पर कोई 3.5 किलोमीटर दूर जियो का टावर है, नॉर्मल टावर है, जिससे कि ये रिसीवर सिग्नल लेता है लेजर बीम, लेजर की किरणों के रूप में। माना जा रहा है कि लाइफाई लेजर 5G इंटरनेट सेवा की शुरुआत के बाद SECMOL स्कूल को 5G नेटवर्क से भी ज्यादा स्पीड से इंटरनेट सेवा मिल सकेगी। अभी तो ये तकनीक सिर्फ एक स्कूल तक सीमित है, लेकिन बहुत जल्द पूरे लद्दाख इलाके में इस तकनीक के जरिए इंटरनेट सेवा की शुरुआत की जा सकती है। संगीत की दुनिया में इन दिनों एक सुखद बदलाव की आहट मिल रही है। लड़कियां स्थापित सोच को तोड़ते हुए उन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए आगे आ रही हैं जिन पर अभी तक पुरुषों का वर्चस्व ही समझा जाता था। आपको मिलवाते हैं लखनऊ की उन 3 बेटियों से जिन्होंने अपने हुनर और लगन से सबको हैरान किया। लखनऊ में शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए आयोजित इस समारोह में सृष्टि और महिमा न सिर्फ अपनी कला का प्रदर्शन कर रही हैं, बल्कि सामाजिक सोच की उस दीवार को भी तोड़ रही है जो इनके सामने बार बार आती रही है। मैंने काफी सारे कॉम्पिटिशन्स भी अटेंड कर रखे हैं, जिसमें काफी जगह पर पोजीशंस भी आई है मेरी। लेकिन वो क्या होता है कि फैमिली की तरफ से भी और काफी लोगों की तरफ से होता है कि तबले को लेकर लड़की कितना ही कर पाएगी, वो चीजें होती हैं, काफी सारी बाउंडेशंस भी होती हैं हम सब के लिए। तो लेकिन अभी ये है कि करते करते थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है घर से भी और वैसे भी सब जगह से मिल रहा है, और टीचर्स की साइड से तो बहुत ज्यादा ही सपोर्ट मिलता है मुझे। तो तबला और पखावज जैसे वाद्य यंत्रों को बजाने में पुरुषों का वर्चस्व होने की वजह से जब इन दोनों ने इसे बजाने की इच्छा जाहिर की तो घर में ही लोगों ने सवाल उठा दिए। लेकिन कहा जाता है कि जब इरादे बुलंद हो तो मंजिल के लिए रास्ते अपने आप ही बनते चले जाते हैं। पखावज और तबले को नर वाद्य कहा जाता है। अभी तक लोगों की यही धारणा थी कि इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए ज्यादा ऊर्जा और ताकत की जरूरत होती है। स्थापित सोच के मुताबिक सिर्फ पुरुष कलाकार ही इनको बजा सकते हैं, लेकिन अब लड़कियां भी इन वाद्य यंत्रों को बजाने के लिए आगे आ रही हैं। लखनऊ में हुए समारोह में यूपी से तबला और पखावज के 80 कलाकार शामिल हुए, जिसमें सिर्फ 3 लड़कियां आईं। आज जब हर क्षेत्र में बराबरी की बात कही जाती है तो ये आंकड़ा अपने आप में चौंका देने वाला है। संगीत नाटक अकेडमी से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि लड़कियों को इसमें आगे आना चाहिए। अकेडमी उनको मंच देने के लिए तैयार है। किस तरह से सशक्तिकरण महिलाओं का, लड़कियों का हो रहा है, किस तरह से लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और उस सोच को, स्थापित सोच को तोड़ रही हैं जो पहले कहा जाता था, सुना जाता था, यानी नरवाद्य जिनको कहा जाता है, पखावज या तबला, उनको बजा रही हैं लड़कियां और उसमें भी लड़कों को टक्कर दे रही हैं, आगे आ रही हैं। तो संगीत बिल्कुल एक सुरीला माध्यम है जिसको सुनते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, मन में शांति मिलती है, लेकिन उसमें किस तरह से अपनी ताकत या शक्ति का प्रदर्शन कर रही हैं और सशक्त बन रही हैं लड़कियां, ये हम देख रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप दुबे के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ।